पिछले चर्चा में हमने जगत के उपादान कारण के विषय में जाना। एनेक्सागोरस कहते हैं कि जगत के उपादान कारण अनेक मौलिक तत्व हैं। ये तत्व शाश्वत हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते। भौतिक होने के कारण ये विभाजित किए जा सकते हैं, असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे जा सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं किए जा सकते। जैसे लोहा है, लोहे को हम अत्यंत छोटे टुकड़े में तोड़ सकते हैं और इतना छोटा टुकड़ा हो सकता है कि हमारी आँखों से दिखाई भी न दे। वह छोटा टुकड़ा असंख्य भागों में फैल सकता है और हमें अपनी नंगी आँखों से दिखाई नहीं पड़ सकता। इसके बावजूद भी हम यह नहीं कह सकते कि लोहा नष्ट हो गया। लोहा अपने बीजों के रूप में फैल जाता है और फिर ये बीज आपस में मिलते हैं और लोहे का निर्माण करते हैं, फिर टूटते हैं, फिर मिलते हैं, तो लोहा टूटेगा और फिर अपने बीजों को लेकर बन जाएगा, लेकिन यह कभी नष्ट नहीं होगा। जितना यह था इस संसार में उतना ही है और उतना ही रहेगा। ठीक इसी तरह से संसार के जितने तत्व हैं वे सभी तत्व टूटेंगे, फिर आपस में जुड़ेंगे। यह क्रम चलता रहेगा। इन तत्वों से असंख्य वस्तुओं का निर्माण होता रहेगा। वस्तुएं बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये तत्व शाश्वत रहेंगे। न इनमें कमी हो सकती है, न इनमें वृद्धि हो सकती है। तो असंख्य मौलिक तत्वों को जगत का मूल कारण मानने वाले एनेक्सागोरस बहुत तत्ववादी हो जाते हैं। हमने पिछले चर्चा में इसके विषय में जाना। आज हम जगत के निमित्त कारण नाउस के विषय में समझेंगे। नाउस एनेक्सागोरस की महान खोज थी। इसी खोज के बाद एनेक्सागोरस दर्शन के क्षेत्र में महान स्थान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम नाउस की विशेषताओं को समझें। इसके बाद नाउस को और मौलिक तत्वों को लेकर जगत की व्याख्या एनेक्सागोरस की दृष्टि से करते हैं। नाउस की कुछ विशेषताएं इस प्रकार होंगी। जैसे नाउस विचार अथवा तर्क शक्ति है। तो पहली विशेषता नाउस की यह है कि यह विचार है, रीजन है, जिसे हम तर्क शक्ति कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नाउस बौद्धिक है। नाउस की दूसरी विशेषता है कि यह चित्त शक्ति है, यह चैतन्य है। नाउस की तीसरी विशेषता होगी कि यह सरल है। सरल होने का अर्थ यह है कि यह विभाजित नहीं की जा सकती। भौतिक तत्व विभाजित किए जाते हैं, लेकिन नाउस सरल तत्व है। इसका कभी भी विभाजन नहीं होगा। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे खंड खंड रूपों में नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो नाउस सरल तत्व है और अविभाज्य है। नाउस की चौथी विशेषता है कि इसकी अपनी गति है, इसलिए इसे हम आत्म संचालित तत्व कहते हैं। इसमें जो गति है वह कहीं बाहर से नहीं आती। इसकी जो पांचवी विशेषता है वह यह है कि यह अशरीरी है। अशरीरी का अर्थ यह है कि इसका कोई आकार नहीं है। जैसे भौतिक तत्वों का आकार होता है, उस तरह से नाउस का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। यह शरीर से या भौतिक तत्वों से भिन्न है।
तो नाउस की इन पांचों विशेषताओं से और जगत के मौलिक तत्वों से अब हम ब्रह्मांड की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि एनेक्सागोरस यह कहते हैं कि नाउस विचार है, तर्क शक्ति है। इस संसार में जितने भी तत्व हैं वे तत्व आपस में जब मिलते हैं तो एक नियम से मिलते हैं, क्रम से मिलते हैं और उनके मिलने से सृष्टि में एक व्यवस्था का जन्म होता है, एक तारतम्यता का जन्म होता है। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक नियम है, एक क्रम है। यह नियम और क्रम दोनों मिलकर एक व्यवस्था को जन्म दे रहे हैं और इस व्यवस्था से एक लय उत्पन्न हो रही है। एनेक्सागोरस कहते हैं यह जो नाउस है इसी के कारण संसार के सारे तत्व नियमित रूप से क्रम से एक दूसरे से जुड़ते हैं और उनके जुड़ने से इस सृष्टि में एक व्यवस्था, एक लय उत्पन्न होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो रिलेशन है, पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच भी जो रिलेशन है, उनके आपसी गति का जो नियम है उसमें एक यांत्रिक व्यवस्था तो है। इस यांत्रिक व्यवस्था में एक उद्देश्य भी दिखाई पड़ता है। यदि पृथ्वी की गति बढ़ जाए या पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी बढ़ जाए, यदि ऐसा हुआ तो इस पृथ्वी पर सारे नियम बदल जाएंगे और यदि नियम बदल गए तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार का जीवन इस पर है उसके लिए उन्हीं परिस्थितियों की आवश्यकता होगी जो इस समय हैं। तो पृथ्वी पर जीवन विकसित हो, इसलिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी की गति, यह सब निर्धारित करने वाला कोई चैतन्य तत्व है। चैतन्य तत्व ही इस पूरे ब्रह्मांड का नियमन इस प्रकार से कर सकता है कि उसमें सब कुछ व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से विकसित हो। तो वह जो चैतन्य तत्व है वही एनेक्सागोरस के दर्शन में नाउस है, जिसके द्वारा सब कुछ व्यवस्थित, नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से चल रहा है। इस संसार की कोई भी घटना, कोई भी क्रिया अस्त व्यस्त, अव्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है। आज का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। तो एनेक्सागोरस ने विज्ञान की दिशा में भी गति दी। नाउस की जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि यह चेतन शक्ति है। चेतना को पहली बार यूनानी दार्शनिक परंपरा में प्रस्तुत करने वाले एनेक्सागोरस ही हैं। इनके पहले जितने भी दार्शनिक हैं उन्होंने प्रकृति की व्याख्या यांत्रिक नियमों के आधार पर की। इसलिए एनेक्सागोरस को यह श्रेय मिलता है कि उन्होंने पहली बार चेतन तत्व को दर्शन में उतारा है। अब हम इस चेतन तत्व के द्वारा जगत की व्याख्या को समझते हैं। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, यदि हम उन्हें देखें और समझें तो ऐसा लगता है कि इनका होना अनायास नहीं है। ये यांत्रिक रूप से नहीं विकसित हो रहे हैं। इनके होने के पीछे कोई पर्पज है। एक छोटे से पौधे को हम लें और किसी वनस्पति शास्त्री से या किसी मेडिकल साइंस के जानकार से पूछें तो वह हमें बताते हैं कि यह पौधा किन किन पोषक तत्वों से
बना हुआ है और यह हमारे लिए कितना उपयोगी है और अन्य जीवों के लिए कितना उपयोगी है। तो यह पौधा इस संसार में आया किसी पर्पस से। यह हमें पोषक तत्वों के रूप में या हमारे औषधि के रूप में उपयोग में लाया जाए तो हमारा जीवन आगे बढ़ता है, हमारे जीवन को सपोर्ट करता है। एक वृक्ष है जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। यह वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है और हमारे ही द्वारा निकाले गए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके इस प्राकृतिक संतुलन को मेंटेन करता है। उसके पत्ते, उसके फूल, उसके फल न जाने कितने प्रकार के बीमारियों में, न जाने कितने प्रकार के रोगों में काम आते हैं। इस वृक्ष में न जाने कितने पौष्टिक तत्व हैं। इसकी जड़ों में, इसके तनों में, इसके फलों में ऐसे ऐसे तत्व मिलेंगे जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु जो हमें सरवाइव करने के लिए, हमारे जीवन को सुखी करने के लिए होती है, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जिस किसी ने भी इस विश्व को बनाया है वह चैतन्य सत्ता होगी, वह जड़ नहीं हो सकती। क्योंकि जड़ तत्वों में उद्देश्य की बात नहीं पाई जाती। एक टेबल को नहीं पता है कि उसका पर्पज क्या है, लेकिन टेबल को बनाने वाले उस मैकेनिक को पता है कि टेबल का उपयोग क्या है। ठीक इसी प्रकार से विश्व में जितनी वस्तुएं हैं उन सब को बनाने वाले तत्व को पता है कि इसका उपयोग क्या है। इसलिए अनेक्जागोरस ने उस तत्व को नाउस कहा। हम कई उदाहरण से ऐसा समझ सकते हैं कि इस संसार को बनाने वाली सत्ता चैतन्य शक्ति है। हम जिन परिस्थितियों में जाते हैं, जिन वातावरण को देखते हैं, वहाँ के जीवों को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वातावरण के अनुसार ही जीवों में शारीरिक संरचना बदल जाती है। गर्म प्रदेशों में रहने वाले जीवों की शारीरिक संरचना अलग होती है और ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की शारीरिक संरचना अलग होती है। उसी प्रकार से समुद्र की तली में एकदम नीचे न जाने कितने अधिक दबाव को सहन करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना को हम देखें तो वहाँ लगता है कि जैसे उन जीवों को इस प्रकार के वातावरण में रहने के लिए कोई नियोजित कर रहा है, कोई उसे सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं भी हम देखें तो ऐसा लगता है कि इस संसार को बनाने वाली सत्ता अत्यंत बुद्धिमान और चैतन्य शक्ति है। बुद्धिमत्ता से वह नियम और व्यवस्था देती है। चैतन्य होने के कारण उस व्यवस्था के पीछे एक उद्देश्य रखती है। तो एनेक्जागोरस के दर्शन में अनेक उदाहरण हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि संसार को बनाने वाली सत्ता चैतन्य सत्ता है। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। जैसे सर्प है जो जहरीला होता है, यदि मनुष्य को काट ले तो उसका जहर जान ले सकता है। लेकिन मेडिकल साइंस ये कहती है कि उस सर्प के जहर से भी औषधियाँ बनाई जाती हैं और ऐसी औषधियाँ जो असाध्य रोगों में काम आती हैं। तो हमारी तर्क बुद्धि ने इस बात की खोज की कि सर्प का जहर भी किसी उद्देश्य से बनाया गया है। हम किसी भी वस्तु को ऐसा नहीं कह सकते कि इसका होना निरुद्देश्य है। उसके उद्देश्य को हम इनकार नहीं कर सकते हैं यदि एनेक्जागोरस की दृष्टि से हम संसार को देखें तो। इसलिए इसकी जो यह विशेषता है कि वह चैतन्य शक्ति है, एनेक्जागोरस के दर्शन में ठीक ही लगता है कि नाउस चैतन्य शक्ति है। वह जगत को उद्देश्य परक रूप में प्रस्तुत कर रही है। नाउस की जो अगली विशेषता है वह यह है कि नाउस सरलतम है। सरलतम कहने का एनेक्जागोरस का अर्थ यह है
कि यह विभाजित नहीं की जा सकती। जैसे भौतिक तत्व हैं, उन्हें हम तोड़ सकते हैं और फिर जोड़ भी सकते हैं। टूटना और जुड़ना उनका स्वभाव है, लेकिन नाउस के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम उन्हें तोड़ सकते हैं। यह अत्यंत सरल और विभाजित न हो सकने वाली चैतन्य सत्ता है। तो नाउस सरलतम और विभाजित न की जा सकने वाली सत्ता है, तत्व है। इसके बाद हम आते हैं नाउस की अगली विशेषता पर। अनिग्जागोरस कहते हैं कि नाउस समस्त विश्व की गति का कारण है। इसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वह नाउस के कारण है। जड़ तत्वों में न तो गति है और न ही उनमें आपस में मिलकर स्वयं ही वस्तुओं को नियमित रूप से बनाने की क्षमता है। ये वस्तुएं नियम से, क्रम से, व्यवस्थित रूप से और किसी उद्देश्य के लिए बन रही हैं, तो इसके पीछे जो गति देने वाली सत्ता है, जो तर्क शक्ति है, वह नाउस है। लेकिन नाउस को गति देने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं है। नाउस आत्मसंचालित है, अपने में ही वह गति संपन्न है। इसलिए अनिग्जागोरस कहते हैं कि नाउस समस्त विश्व की गति का कारण है, परिवर्तन का कारण है। लेकिन नाउस की गति का कारण कोई अन्य तत्व नहीं है। इसके बाद अनिग्जागोरस नाउस की अगली विशेषता बताते हैं। वह कहते हैं कि नाउस अशरीरी है। नाउस का कोई आकार नहीं है। जैसे भौतिक वस्तुएं हैं, उनका कोई आकार होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये शरीरी हैं। इनकी सीमा होती है। ये किसी विशेष रंग के होंगे, रूप के होंगे, आकृति के होंगे। लेकिन नाउस किसी प्रकार के रूप, रंग और आकार से अलग है। वह अशरीरी है, उसका कोई आकार नहीं है। तो एनिग्जागोरस के दर्शन में हमने देखा कि नाउस विचार शक्ति है, नाउस चित्त शक्ति भी है। नाउस सरल और विभाजित न हो सकने वाली सत्ता है। नाउस अपने से ही अपने में गति देती है और साथ ही साथ विश्व की गति का कारण है। नाउस रूप, रंग, आकार से भिन्न है, अशरीरी है। वह विश्व में व्यवस्था और उद्देश्य को संचालित करने वाली विश्व का निमित्त कारण है। बहुत से प्रश्न आते हैं नाउस के विषय में। क्या नाउस को ईश्वर के रूप में समझा जा सकता है? क्या नाउस व्यक्तित्व परक है? क्या नाउस में संकल्प और इच्छा भी है? ये सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन जिस समय एनिग्जागोरस नाउस के विषय में कहते हैं, वह दर्शन का शैशवावस्था है। एनिग्जागोरस दार्शनिकों की दृष्टि को प्रकृतिवादी दृष्टि से हटाकर मनुष्य केंद्रित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने बीज दे दिया। आगे के दार्शनिकों ने इसी नाउस को लेकर अपने दार्शनिक तंत्र का निर्माण करना शुरू कर दिया। एनिग्जागोरस ने दो महान कार्य किए। पहला कार्य तो यह किया उन्होंने कि विश्व के मौलिक तत्वों की खोज में एक वैज्ञानिक दृष्टि दी। साथ ही साथ इस विश्व में व्यवस्था और उद्देश्य देने वाले नाउस की खोज करके मनुष्य केंद्रित दर्शन के बीज को रख दिया। यहीं से वह मोड़ मिलता है जो यूनानी दर्शन को दो धाराओं में बांटता है, एक तो प्रकृतिवादी और दूसरे मनुष्य केंद्रित। एनिग्जागोरस द्वारा दिया गया यह तत्व, जिसे नाउस या चेतन तत्व कहते हैं, सबसे पहले
यूनान में सोफिस्ट लोग इसका उपयोग करते हैं। प्रोटागोरस ने तो यहाँ तक कह दिया, मैन इज मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। यह एनेक्सागोरस का ही प्रभाव है। उन्होंने कहा कि वह चेतन तत्व मनुष्य में स्पष्ट रूप से है। बाद में सुकरात इस चेतन तत्व के आधार पर दार्शनिक तंत्र का निर्माण करते हैं और यह परंपरा पाश्चात्य दर्शन में अब तक चली आ रही है। एनेक्सागोरस के दार्शनिक विचारों की समीक्षा और दर्शन तथा विज्ञान के क्षेत्र में इनकी देनों को हम अगले चर्चा में समझेंगे।